मैंने अपने कॉलेज का टाइम लॉस एंजलिस के एक बढ़िया होटल में पर्सनल सर्विस वर्कर बनकर बिताया। वहाँ एक टेक्नोलॉजी वर्कर गेस्ट के रूप में ज्यादातर आया करता था। वो काफी टैलेंटेड था। उसने लगभग 20 साल से कुछ ही की एज में वाईफाई का एक काफी इंपॉर्टेंट पार्ट डिजाइन करके पेटेंट किया था। वो कई कंपनियां शुरू करके बेच चुका था और बेहद कामयाब था। पैसे और वेल्थ के साथ जो उसका रिलेशन था, उसे मैं इनसिक्योरिटी और बचकानी बेवकूफी का कॉम्बिनेशन कहूंगा। वो $100 के नोटों की कई इंच मोटी गड्डी साथ लेकर घूमता था, जिसे वो हर किसी को दिखाता था, फिर चाहे वो देखना चाहते हो या नहीं। वो बिना किसी मतलब के अपनी धन दौलत की खुलकर डींग मारता था, खासकर जब वो नशे में धुत होता था। एक दिन उसने मेरे एक साथी को कई $1000 की रकम दी और कहा, गली में जो जवाहरात की दुकान है वहां जाओ और $1000 के कुछ सोने के सिक्के लेकर आओ। 1 घंटे बाद हाथ में सोने के सिक्के लिए वो वर्कर और उसके दोस्त एक डॉक के चारों तरफ इकट्ठा हो गए, जो पैसिफिक ओशन के सामने था। फिर उन्होंने उन सिक्कों को पानी में फेंकना शुरू कर दिया। वे उन सिक्कों को कंकरों की तरह उछालते और फिर किसका सिक्का सबसे दूर गया इस बात पर बहस करते और ठाके मारकर हंसते, सिर्फ मनोरंजन के लिए। कुछ दिनों बाद उसने होटल के रेस्टोरेंट में एक लैंप तोड़ दिया। एक मैनेजर ने उससे कहा, वो $500 का लैंप था और उसे उसकी भरपाई करनी होगी। तुम्हें $500 चाहिए? वर्कर ने गुस्से में पूछा और जेब से नोटों की एक गड्डी निकालकर मैनेजर को देते हुए कहा, ये रहे $5000 और अब मेरे सामने से दफा हो जाओ और फिर कभी भी दोबारा इस तरह मेरी बेइज्जती मत करना। आप सोच रहे होंगे कि इस तरह का व्यवहार कब तक चल सकता था, और इसका जवाब है, ज्यादा दिन नहीं। कई सालों बाद मुझे पता चला कि वो बैंकरप्ट हो गया। इस बुक का बेस ये है कि धन दौलत के मामले में आप कितना अच्छा मैनेजमेंट करते हैं, ये इस पर कम डिपेंड करता है कि आप कितने होशियार हैं, और इस पर ज्यादा कि आपका व्यवहार कैसा है। और व्यवहार सिखाना मुश्किल काम है, उन्हें भी जो सच में होशियार है। एक प्रतिभाशाली इंसान जो अपने इमोशंस का कंट्रोल खो दे एक फाइनेंशियल डिजास्टर हो सकता है। इसका उल्टा भी उतना ही सच है। नॉर्मल इंसान जिसे फाइनेंशियल नॉलेज नहीं है, धनी हो सकते हैं, अगर उनके पास कुछ ऐसी बिहेवियर स्किल्स हो जिनके लिए इंटेलिजेंस या फॉर्मल टेक्निक्स की कोई जरूरत नहीं होती। मेरा फेवरेट विकिपीडिया आर्टिकल शुरू होता है। डोनाल्ड जेम्स रीड एक अमेरिकन जनहितैषी यानी फिलेंथ्रोपिस्ट, इन्वेस्टर, जेनिटर और गैस स्टेशन वर्कर थे। रोनाल्ड रीड का जन्म ग्रामीण गवर्नमेंट में हुआ। वे अपने फैमिली से हाई स्कूल पास करने वाले पहले मेंबर थे। ये इसीलिए भी और ज्यादा प्रभावशाली है कि वे रोज रास्ते में और लोगों से लिफ्ट लेकर कैंप्स जाया करते थे। जो रोनाल्ड रीड को जानते थे, उनकी जिंदगी के बारे में बताने लायक कुछ ज्यादा नहीं था, ऐसा उनका कहना था। उनकी जिंदगी इतनी नॉर्मल थी जितनी किसी की हो सकती है। रीड ने 25 ईयर्स तक एक गैस स्टेशन में कारों की मरम्मत की और 17 ईयर्स तक जेसी पहने में फर्श पर झाड़ू लगाई। 38 ईयर की एज में उन्होंने $12,000 में एक 2 बेडरूम वाला घर खरीदा और अपनी पूरी जिंदगी वहीं बिताई। 50 ईयर की एज में उनकी वाइफ की डेथ हो गई और उन्होंने फिर दोबारा शादी नहीं की। उनके एक दोस्त का कहना है कि उनका खास शौक फ्यूल की लकड़ी काटना था। ईयर 2014 में 92 ईयर की एज में उनका निधन हो गया और तब जाकर इस अनजान ग्रामीण जेनिटर ने सुर्खियां रची। 2014 में 28,13,503 अमेरिकन सिटीजन की मौत हुई। इनमें से 4,000 से भी कम लोगों की नेट वर्थ उनकी मौत के टाइम $8 मिलियन थी। रोनाल्ड रीड उनमें से एक थे। अपनी वसीयत में इस बूढ़े जेनिटर ने अपने सौतेले बच्चों के लिए $2 मिलियन और लोकल हॉस्पिटल और लाइब्रेरी के लिए $6 मिलियन छोड़े थे। जो रीड को जानते थे वो चकराए हुए थे। उनके पास इतना सारा पैसा आखिर आया कहां से? बाद में पता चला कि इसमें कोई भी राज नहीं था। न तो उन्होंने कोई लॉटरी जीती थी और न ही उन्हें ये पैसा विरासत में मिला था। रीड ने जितना पॉसिबल हो सकता था उतनी सेविंग्स की और वो पैसा ब्लू चिप स्टॉक्स में लगा दिया। फिर उन्होंने डिकेड्स तक प्रतीक्षा की, जब तक वो छोटी सी इन्वेस्टमेंट बढ़कर $8 मिलियन में बदल गई। बस इतना ही। और एक जेनिटर से फिलेंथ्रोपिस्ट। रोनाल्ड रीड की मृत्यु से कुछ महीने पहले रिचार्ड नाम का एक और इंसान खबरों में था। रिचार्ड फुस्कोन वो सब कुछ था जो रोनाल्ड रीड नहीं थे। हार्वर्ड से पढ़े इस मेरिल लिंच कामगारी के पास एक एमबीए की डिग्री थी और उसने फाइनेंस और बिजनेस में इतनी सफलता हासिल की थी कि लगभग 40 की एज में ही रिटायर होकर एक जनहितैषी बन गया। पूर्व मेरिल सीईओ डेविड कोमांस्की ने फुस्कोन को बिजनेस इंटेलिजेंस, लीडरशिप कैपेबिलिटी और उनके सही वैल्यूएशन की काफी प्रशंसा की। क्रेन्स बिजनेस मैगजीन ने एक बार उसे सक्सेसफुल बिजनेसमैन की 40 अंडर 40 लिस्ट में शामिल किया। लेकिन फिर ठीक सोने के सिक्के उछालने वाले टेक्नोलॉजिकल वर्कर की तरह सब बिखर के रह गया। 2000 के पहले डिकेड के बीच फुस्कोन ने ग्रीनविच कनेक्टिकट में एक 18,000 स्क्वायर फुट के घर को बनाने के लिए जमकर लोन लिया। इस घर में 11 बाथरूम, 2 एलिवेटर, 2 स्विमिंग पूल,
और 7 गराज थे और इस घर के मंथली खर्चे $90,000 से भी ज्यादा थे। फिर ईयर 2008 का फाइनेंशियल क्राइसिस आ गया। इस क्राइसिस ने लगभग सभी की फाइनेंशियल कंडीशन को चोट पहुंचाई। इसने फुस्कोन को प्रत्यक्ष रूप से मिट्टी में मिलाकर रख दिया। बहुत ज्यादा लोन और लाइबिलिटीज ने उसे बैंकरप्ट बना छोड़ा। फिलहाल मेरी कोई इनकम नहीं है, उसने 2008 में कथित तौर पर एक दिवालियापन जज को बताया। पहले उसका पाम बीच वाला घर कब्जा लिया गया। 2014 में ग्रीनविच मेंशन की बारी थी। अपनी वेल्थ दान में देने से 5 महीने पहले रिचार्ड फुस्कोन का घर, जहां गेस्ट घर के अंदर के स्विमिंग पूल के ऊपर आर पार नजारे वाले आवरण पर खाने और डांस के रोमांच के बारे में सोचते थे, उसे इंश्योरेंस कंपनी ने अनुमानित लागत से 75% कम की अमाउंट में नीलाम कर दिया। रोनाल्ड रीड धैर्यवान थे और रिचार्ड फुस्कोन लालची, और बस इतना काफी था दोनों के बीच के एजुकेशन और एक्सपीरियंस के विशाल डिफरेंस को खत्म करने के लिए। यहाँ लेसन रोनाल्ड रीड की तरह ज्यादा या रिचार्ड की तरह कम बनने का नहीं है, हालांकि ये भी कोई बुरी सलाह नहीं है। इन कहानियों की दिलचस्प बात यह है कि फाइनेंस के रिलेशन में ये कितनी अनोखी है। ऐसी कौन सी दूसरी इंडस्ट्री है जिसमें एक ऐसा इंसान जो किसी कॉलेज डिग्री, गाइडेंस, फॉर्मल एक्सपीरियंस और नेटवर्क के बिना किसी ऐसे को पछाड़ दे जिसके पास सबसे ग्रेट एजुकेशन, गाइडेंस और नेटवर्क हो। मैं ऐसी कोई और इंडस्ट्री नहीं सोच सकता। एक ऐसी कहानी की इमेजिनेशन करना जहां रोनाल्ड रीड किसी हार्वर्ड में पढ़े लिखे सर्जन से बेहतर हार्ट ऑपरेशन कर सके, ये बिल्कुल इम्पॉसिबल है। या फिर सबसे अच्छे आर्किटेक्ट से बेहतर बिल्डिंग्स बना सके। ऐसी भी कोई कहानी नहीं होगी जहां एक जैनिटर किसी दुनिया भर के जाने माने एटम इंजीनियर्स को मात दे सके। लेकिन इन्वेस्टिंग के फील्ड में ऐसी कहानियां होती हैं। रोनाल्ड रीड के रिचार्ड फुस्कोन से बेहतर होने के दो एक्सप्लेनेशन हो सकते हैं। पहला, फाइनेंशियल आउटकम्स लक में बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट होते हैं और इसका इंटेलिजेंस और लगातार प्रैक्टिस से कोई रिलेशन नहीं होता। ये कुछ हद तक सच है और ये बुक इस बारे में डिटेल में बात करेगी। या दूसरा, और जो मेरे अकॉर्डिंग ज़्यादा कॉमन है, वो ये है कि फाइनेंशियल सक्सेस कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ये एक बिहेवियर स्किल है, जहाँ आप किस तरह बिहेव करते हैं ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है बजाय इसके कि आप क्या चाहते हैं। मैं इस बिहेवियर स्किल को धन दौलत का मनोविज्ञान कहता हूँ। इस बुक का मकसद छोटी कहानियों से आपको ये विश्वास दिलाना है कि बिहेवियर स्किल्स वेल्थ के टेक्नोलॉजिकल पहलू से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मैं ऐसा इस तरह करूँगा कि सभी रीड से लेकर फुस्कोन और बीच में बाकी सब बेहतर फाइनेंशियल डिसीजन लेना सीख सकें। और जैसा कि मैंने जाना है, ये व्यवहारिक स्किल काफ़ी अनअप्रिशिएटेड है। फाइनेंस को ज़्यादातर मैथ बेस्ड सब्जेक्ट के रूप में पढ़ाया जाता है, जहाँ आप किसी फॉर्मूले में डेटा लगाते हैं और फॉर्मूला आपको बताता है कि आपको क्या करना है, और ये मान लिया जाता है कि बस आप ये कर लेंगे। पर्सनल फाइनेंस में ये सच है, जहाँ आपको बताया जाता है कि आपके पास 6 माह के इमरजेंसी फंड और इनकम का 10% सेविंग के रूप में होना चाहिए। इन्वेस्टिंग में ये सच है, जहाँ हमें इंटरेस्ट अमाउंट और मेजरमेंट के बीच का रिलेशन रियलिस्टिक तौर से पता होता है। और ये कॉर्पोरेट फाइनेंस में भी लागू होता है, जहाँ सीएफओ सेविंग्स का सटीक कॉस्ट माप सकते हैं। ऐसा नहीं है कि इनमें से कोई भी बात बुरी या गलत है। बात ये है कि ये जानने से कि क्या करना है, आपको ये पता नहीं चलता कि जब आप ऐसा करने की कोशिश करेंगे तो आपके दिमाग में क्या होगा। दो सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जो सभी को प्रभावित करते हैं, फिर चाहे आप उनमें दिलचस्पी रखते हो या नहीं। हेल्थ और मनी। हेल्थ सर्विस इंडस्ट्री मॉडर्न साइंस की एक जीत है, जिससे दुनिया भर में एवरेज एज बढ़ रही है। वैज्ञानिक आविष्कारों ने मानव शरीर रिलेटेड डॉक्टर के पुराने विचारों को पलट कर रख दिया है, और इसके वजह से इनफैक्ट सभी ज्यादा स्वस्थ हैं। मनी इंडस्ट्री जैसे इन्वेस्टिंग, पर्सनल फाइनेंस, बिजनेस प्लानिंग, ये अलग ही कहानी है। फाइनेंस ने पिछले 2 डिकेड्स में विश्वविद्यालयों से सबसे होशियार दिमाग वालों को बटोरा है। एक डिकेड पहले प्रिंसटन स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग में फाइनेंशियल इंजीनियरिंग सबसे पॉपुलर मेन सब्जेक्ट था। क्या ये इस बात का प्रूफ है कि इससे हम बेहतर इन्वेस्टर बन चुके हैं? मुझे तो ऐसा नहीं लगता। ईयर्स की सामूहिक ट्रायल एंड एरर मेथड से हमने बेहतर किसान, कुशल प्लम्बर और डेवलप्ड केमिस्ट बनना सीखा है। लेकिन क्या ट्रायल एंड एरर मेथड ने हमें अपने पर्सनल फाइनेंस में बेहतर होना सिखाया है? क्या लोन में डूबने की हमारी संभावना कम हुई है? या फिर क्या हम बुरे दिनों के लिए सेविंग करने के लिए ज्यादा लायक हैं? या रिटायर होने को ज्यादा तैयार हैं? या फिर धन दौलत हमारे सुख के लिए क्या करती है और क्या नहीं, इस बारे में हमारे थॉट रियलिस्टिक है? मैंने तो इन बातों का कोई दमदार प्रूफ नहीं देखा। मेरे अकॉर्डिंग ऐसा होने का कारण ये है कि हम धन दौलत के बारे में जो सोचते हैं और जो सीखते हैं, वो बिल्कुल उसी तरह है जैसे हम फिजिक्स सीखते हैं, रूल्स और लॉस के साथ, और ना कि साइकोलॉजी की तरह, भावनाओं और बारीकी से।
और ये मेरे लिए उतना ही दिलचस्प है जितना नेसेसरी। पैसा हर जगह है, ये हम सबको प्रभावित करता है और हम में से ज्यादातर को भ्रमित भी। हर कोई पैसे के बारे में कुछ ही अलग ढंग से सोचता है। ये हमें एक ऐसे सबक सिखाता है जो हमारी जिंदगी के कई पहलुओं में लागू होते हैं, जैसे रिस्क उठाना, आत्मविश्वास और सुख। कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जो ये जानने और समझने के लिए ज्यादा पावरफुल स्टैंड पॉइंट प्रोवाइड करते हैं कि लोग जिस तरह पैसे पर बिहेव करते हैं वे आखिर ऐसा क्यों करते हैं। ये अर्थ पर सबसे बड़े प्रदर्शनों में से एक है। धन दौलत की साइकोलॉजी पर मेरे खुद का इंटरेस्ट इस सब्जेक्ट पर एक डिकेड से भी ज्यादा टाइम तक लिखने की वजह से डेवलप हुआ है। मैंने फाइनेंस रिलेटेड लेखन 2008 के शुरुआती दिनों में शुरू किया। ये एक फाइनेंशियल क्राइसिस का भारी टाइम था और 80 इयर्स की सबसे बुरी रिसेशन। ये लिखने के लिए कि क्या हो रहा है, मेरे लिए ये समझना नेसेसरी था कि आखिर क्या हो रहा था। लेकिन इस फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद सबसे पहली चीज जो मैंने सीखी वो ये थी कि कोई भी यथार्थ रूप से नहीं बता सकता कि क्या हुआ और क्यों, और इसे लेकर क्या कह सकते थे वो तो दूर की बात थी। हर अच्छे स्पष्टीकरण के लिए उतना ही विश्वसनीय खंडन भी था। इंजीनियर किसी पुल के ढहने का कारण बता सकते हैं क्योंकि इस बात पर सहमति है कि अगर किसी हिस्से में एक स्पेसिफिक अमाउंट में फोर्स डाला जाए तो वो हिस्सा टूट जाएगा। फिजिक्स कंट्रोवर्शियल नहीं होती, वो रूल से चलती है। फाइनेंस अलग है, ये लोगों के बिहेवियर से चलता है और मैं कैसा व्यवहार करता हूँ ये मेरे लिए सही हो सकता है पर फिर भी आपको बेवकूफ़ी भरा लग सकता है। फाइनेंशियल क्राइसिस के बारे में मैंने जितना पढ़ा और लिखा उतना ही मुझे एहसास हुआ कि आप इसे फाइनेंस के बजाय साइकोलॉजी और हिस्ट्री के लेंस से बेहतर समझ सकते हैं। ये समझने के लिए कि लोग लोन में क्यों डूब जाते हैं, आपको इंटरेस्ट अमाउंट के बारे में जानने की जरूरत नहीं है। जरूरत ये है कि आप लालच, असुरक्षा और ऑप्टिमिज्म के हिस्ट्री के बारे में जानना शुरू करें। ये जानने के लिए कि इन्वेस्टर बियर मार्केट के नॉर्मल पॉइंट पर क्यों बेच देते हैं। आपको फ्यूचर के अनसर्टेन रिटर्न की मैथ समझने की जरूरत नहीं है। जरूरत ये है कि आप उस व्यथा के बारे में सोचें जो आपको अपने फैमिली की ओर देखकर होगी अगर आपकी इन्वेस्टिंग उनके फ्यूचर को खतरे में डाल रही हो। मुझे वोल्टेयर का एक ऑब्जर्वेशन बहुत पसंद है कि इतिहास कभी खुद को नहीं दोहराता, इंसान हमेशा दोहराता है। पैसे को लेकर हमारा बिहेवियर कैसा है, इस बात पर यह बहुत अच्छे से लागू होता है। 2018 में मैंने उन 20 सबसे इम्पोर्टेंट फ्लॉज, बायसेस और बैड बिहेवियर के कारणों को हाईलाइट करते हुए एक रिपोर्ट लिखी जिन्हें मैंने पैसे से रिलेटेड लेन देन में लोगों को प्रभावित करते देखा है। इसका टॉपिक धन दौलत की साइकोलॉजी था और लगभग 10 लाख से भी ज्यादा लोगों ने इसे पढ़ा। इस बुक ने इस सब्जेक्ट का और गहराई से ऑब्जर्वेशन किया है। रिपोर्ट में से कुछ शॉर्ट पैसेज बिना बदलाव के लिए गए हैं। आपके हाथ में फिलहाल ये 20 चैप्टर्स हैं जिनमें से हर एक मेरे अकॉर्डिंग धन दौलत की साइकोलॉजी की सबसे इंपॉर्टेंट क्वालिटीज को डिस्क्राइब करता है। सभी चैप्टर्स एक बेसिक सब्जेक्ट के इर्द गिर्द घूमते हैं लेकिन साथ ही अपना एक अस्तित्व भी रखते हैं और स्वतंत्र रूप से पढ़े जा सकते हैं। ये एक लंबी बुक नहीं है। आपका स्वागत है। ज्यादातर लर्नर्स उन पुस्तकों को समाप्त नहीं कर पाते जिन्हें वे पढ़ना शुरू करते हैं क्योंकि ज्यादातर इकलौते सब्जेक्ट्स को 300 पन्नों के डिस्क्रिप्शन की जरूरत नहीं होती। इसके बदले मैं 20 शॉर्ट पॉइंट लिखना पसंद करूंगा जिन्हें आप समाप्त कर सकें, बजाय एक लंबी बुक के जिसे आप बीच में पढ़ना छोड़ दें। और अब हम आगे बढ़ते हैं।